दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं 2 अप्रैल के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। चलिए देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो कि यहां पर दिए गए हैं। दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगा कि लेखपाल परीक्षा के साथ साथ अब वीडियो परीक्षा के लिए भी किताबें लॉन्च कर दी गई हैं। ये नीचे की किताबें दोस्तों आपके लेखपाल परीक्षा के लिए है और ये जो ऊपर की 2 किताबें दिख रही हैं ये आपके वीडियो परीक्षा के लिए है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2 किताब आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, एक ही किताब आपको खरीदना है और ये किताब इस किताब पर फ्री दिया गया। जी हाँ दोस्तों, एक किताब पर एक मॉडल टेस्ट पेपर की किताब आपके लिए निःशुल्क दिया गया है। तो आप इन किताबों को या तो अपने नियर बाई बुक स्टॉल से ऑर्डर कर लीजिए या तो अगर आप चाहते हैं कि होम डिलीवरी हो जाए, किताबें चल के हमारे घर तक आ जाएं, तो आप संपर्क करिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करिए। यहां से आपको बता दिया जाएगा कि कैसे किताबें होम डिलीवरी के थ्रू आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी, वो भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। जी हां दोस्तों, कोई आपसे अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा, कोई डिलीवरी चार्ज, कोई शिपिंग चार्ज नहीं है। जो बुक की कीमत है उसमें भी डिस्काउंट दिया जा रहा है और ये घर भी पहुंचाया जा रहा है उसी पैसे में, एक्स्ट्रा आपको कोई पे नहीं करना है। वही हिसाब किताब नीचे की किताबों के लिए भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्टडी 91 की टीम की तरफ से दोस्तों कई सारे ऑनलाइन कोर्स भी चलाए जा रहे हैं। किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक मौका हमें जरूर दीजिए ताकि हम आपको बता पाएं कि वाकई में कितनी बेहतरीन तरीके से यहां पर प्लानिंग के साथ आपको कोर्सेज तैयार कराए जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट सवाल को। पहला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की घोषणा किया? सर क्या बोला आपने, एक बार फिर से बोल दीजिए। मैंने कहा कैदियों के लिए। सर कैदी वो जेल वाले कैदी क्या? हाँ, जेल में रहने वाले कैदियों के लिए पर्सनल लोन देने की बात की जा रही है दोस्तों। कितना अच्छा दिया जाएगा दोस्तों और क्यों दिया जाएगा? तो याद रखिएगा यहां पर 50,000 तक का लोन दिया जाएगा, 50,000 तक का लोन दिया जाएगा। क्या सर सभी कैदियों को 50,000 का लोन दिया जाएगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। कैदी जब जेल के अंदर होते हैं तो वहां पर वो काम करते हैं, ठीक है, उनकी दैनिक कार्य होता है, उनको कार्य अलाट किया जाता है और रोज की उनकी मजदूरी बनती है। तो ऐसा नहीं कि कैदी सिर्फ जेल में रहते हैं तो वहां पर उनको खाना ही तोड़ना रहता है, नहीं, वहां पर उनसे काम भी लिया जाता है, बदले में उनको पैसे भी दिए जाते हैं, सरकार पैसे देती है। ठीक है, मतलब वहां भी उनकी एक सैलरी होती है, ठीक है, और उसी से उनका रोजमर्रा का खर्चा चलता है। उनको कुछ बाहर से मंगाना है, कुछ चीजें चाहिए, तो जो कुछ भी रहता है वहां पे अवेलेबल कराया जाता है। ठीक है, तो यहां पर बात आती दोस्तों कि 50,000 रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। लेकिन यह देख करके कि जो कैदी है उसकी कार्य क्षमता क्या है, उसका रेगुलर बेसिस पर उसकी इनकम क्या है, उसी के आधार पर यह फाइनल किया जाएगा कि हाँ ये लोन उसको कितना देना है। प्लस ये भी देखना होगा बैंकों को कि वह कितने दिन तक जेल में बिताने वाला है या जल्दी जेल से छूट सकता है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रख करके ये 50,000 रुपए तक का व्यक्तिगत ऋण दिया जाएगा। ठीक है, एक बात तो याद रखिएगा। दूसरी बात दोस्तों, अभी ये बहुत बड़े पैमाने पर नहीं लागू किया है, अभी ये लागू किया गया दोस्तों एज अ पायलट प्रोजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, एज अ पायलट प्रोजेक्ट दोस्तों इसे लॉन्च किया गया। पायलट प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है कि पहले छोटे क्षेत्र में लागू करके देखा जाता है कि कैसे चल रही है, बाद में बड़े क्षेत्र में लागू होता है। तो इसे लागू किया गया दोस्तों यरवदा जेल में। जी हाँ दोस्तों, यरवदा जेल का नाम सुना होगा, इतिहास के पन्नों से जुड़ा हुआ दोस्तों यरवदा जेल। ये आपके कहां पर दोस्तों? तो पुणे में है और पुणे आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, तो किस सरकार ने दोस्तों घोषणा किया है? तो याद रखेगा महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा किया है। किसके लिए दोस्तों? कि कैदियों के लिए 50,000 रुपए तक का ऋण दिया जाए। कोई दिक्कत आपको नहीं ना? अब यही सारी बातें देखिए आगे लिखी गई हैं अपने अपने भाषा में। अब आप ज्यादा पूछेंगे तो फिर आप यहां से पढ़ लीजिए। ठीक है, हाँ 7% का ब्याज दर होगा, एक तो ये इंपॉर्टेंट है। 1055 कैदी कुल यरवदा जेल में हैं, उनको ये लाभ मिलेगा, ये ध्यान रखिए। और इस ऋण को खावती कहा जाता है। क्या कहते हैं? खावती कहा जाता है। तो जरूरत पड़ने पर आप इस 3 बात को और याद रखिए। बस इतने में आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों कि योजनाओं से संबंधित इस तरह की बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से चलाई जाती हैं। तो कुछ योजनाओं के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहला तो ये हो गया कि किस राज्य ने कैदियों के लिए 50,000 रुपए तक के ऋण की व्यवस्था किया है? तो बताइएगा दोस्तों किसने किया है? महाराष्ट्र सरकार ने किया है। करा किस राज्य सरकार द्वारा ई ऑटो पंजीकरण और खरीद के लिए माई ईवी पोर्टल लॉन्च किया गया? तो माई ईवी पोर्टल ये दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। क्यों लॉन्च किया गया? इसके पीछे भी रीजन है। दिल्ली दोस्तों बहुत ज्यादा प्रदूषण के लिए जाना जाता है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आया था, दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बताई गई दिल्ली को। तो कहीं ना कहीं दोस्तों दिल्ली में जो प्रदूषण उसे दूर करने के लिए यह ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसको चलाया जा रहा है, ताकि वहां पर अगर व्हीकल चल भी रहे हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे तो प्रदूषण जो है बहुत ज्यादा कम हो पाएगा। करा किस तरह राज्य सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए एक विशेष योजना मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू किया दोस्तों? तो वैसे चाय का नाम आते ज्यादातर लोगों के दिमाग में आता है कि सर असम उत्तर होगा, बट ध्यान दीजिएगा यहां आपका उत्तर असम नहीं है,
त्रिपुरा उत्तर है। त्रिपुरा राजधानी क्या है? अगरतला है। बिप्लब देब दोस्तों यहाँ क्या है? मुख्यमंत्री हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन वाली बातें हैं, मैं आपको याद दिला दे रहा हूं। वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का शुभारंभ कहां पे किया गया? ये दोस्तों एक ऐसा स्मार्ट ग्रिड था, मैंने बताया था, जहां जितनी बिजली की जरूरत है यह उतना ही उत्पादन करेगा। कम जरूरत है तो कम करेगा, ज्यादा जरूरत है तो ज्यादा करेगा, तभी तो इसका नाम दिया गया स्मार्ट ग्रिड। और ये स्थापित किया जा रहा हरियाणा के मानेसर नामक स्थान पर। तो ये भी अच्छा सवाल है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा किया है? तो याद रखिएगा, सुषमा स्वराज की जो जन्मस्थली है वो हरियाणा ही है, इसलिए हरियाणा सरकार ने दोस्तों सुषमा स्वराज, जो कि पूर्व में विदेश मंत्री भी रह चुकी हैं, उनके नाम पर एक पुरस्कार की घोषणा कर रहा है। ठीक है, करा किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत किया है? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से स्टार्ट किया गया। रायपुर जो जिला है वहां से इसे शुरू किया गया। ठीक है, भूपेश बघेल वहां मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, उन्होंने इसे स्टार्ट किया, कौशल्या मातृत्व योजना। ठीक है, किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया है? तो एक मंत्रालय है एमएसएमई मंत्रालय। ठीक है, इसे कहते हैं दोस्तों सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय। याद रखेगा, इस मंत्रालय के मंत्री नारायण तूती राणे जी हैं और उन्हीं के मंत्रालय से दोस्तों समर्थ नाम की विशेष योजना महिलाओं के लिए स्टार्ट किया गया। ठीक है, हाल ही में किसके द्वारा अमा योजना बहिनी योजना शुरू किया गया? अमा योजना बहिनी योजना के तहत दोस्तों, अमा योजना के तहत तो दोस्तों महिलाओं को बचत करने के लिए कुछ पैसे दिए जा रहे हैं, लगभग 20,000 रुपए का फंड दिया जा रहा है। और बहिनी योजना के तहत दोस्तों सैनिटरी नैपकिन का दोस्तों वितरण किया जा रहा है और ये सिक्किम राज्य सरकार की तरफ से स्टार्ट किया गया। सिक्किम याद रखिएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना, ये हरियाणा राज्य सरकार की तरफ से स्टार्ट किया गया। इसमें ऐसी महिलाओं को लोन दिया जाएगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है, उनको 3 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन दिया जाएगा, बिना किसी ज्यादा कागजी कार्रवाई के ये लोन उनको दिया जाएगा। ये हरियाणा सरकार की तरफ से स्टार्ट किया गया। हाल ही में सागर परिक्रमा का उद्घाटन किसने किया दोस्तों? तो याद रखेगा, पुरुषोत्तम रूपाला नाम है। ठीक है, ये राज्य मंत्री हैं और इन्हीं के द्वारा ये उद्घाटन किया गया। ठीक है, गुजरात से किया गया, ये भी याद रखेगा। ये सभी आपके लिए योजनाओं से संबंधित अच्छे सवाल थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सही जोड़े का मिलान करना। दोस्तों नियुक्ति से संबंधित सवाल है। जब कभी किसी को अपॉइंट किया जाता है तो मैं कूट वाले सवाल देता हूं, ताकि पीछे की 3-4 नियुक्तियां भी आपको एक बार रिकॉल हो जाए, रिवीजन हो जाए आपका। आज की नियुक्ति दोस्तों भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष, जी हां दोस्तों, इंडियन पेमेंट काउंसिल की बात कर रहा है, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई बोलते हैं इसे, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया बोलते हैं, याद रखिएगा, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया कहते हैं दोस्तों। तो पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया का जो अध्यक्ष चुना गया वो किसे चुना गया है? पहले भी इसके अध्यक्ष कौन थे? याद रखेगा, विश्वास पटेल थे, और अभी भी इसके अध्यक्ष कौन है? विश्वास पटेल ही हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल भी, मतलब पिछली बार भी इनका ही चुनाव हुआ था और इस बार भी इनका ही चुनाव किया गया है। वन अनुसंधान संस्थान की बात करें दोस्तों तो इसकी महानिदेशक चुनी गई हैं। याद रखेगा, ये दूसरी ऐसा महिला है दोस्तों जिनको वन अनुसंधान संस्थान के लिए, जो कि आपका देहरादून में है। कहां पर है वन अनुसंधान संस्थान? कहां पर दोस्तों? देहरादून में। आपको पता होगा, कई बार परीक्षा में आया भी है। ठीक है, तो इसमें चुना गया डॉक्टर रेणु सिंह को, याद रखेगा। बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष चुना गया दोस्तों असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा को, और ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल में शशि सिन्हा जी को। अब एक बार मैच कराइए, क्या बनेगा? पहले का डी बनेगा, दूसरे का दोस्तों सी बनेगा, तीसरे का ए बनेगा, चौथे का बी बनेगा। ठीक है, तो डी सी ए बी आपका सही जवाब हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऐसे ही सवाल आपके परीक्षा में आएंगे, ध्यान दीजिएगा, कोई बहवाई की बात नहीं है। ऐसे ही सवाल निश्चित रूप से दोस्तों आपकी परीक्षा में आएंगे। पहले से अलर्ट रहिए, तैयार रहिए और देखते चलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहां देखिए वही सारी बातें लिखी गई हैं। अगर विश्वास पटेल जी के बारे में बताऊं तो एक लाइन की बात है, विश्वास पटेल जी को दोबारा 2022 में पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। पिछले बार भी यही अध्यक्ष थे। ठीक है, सारी चीजें जान सकते हैं। रेणुका सिंह के बारे में आपको बता, रेणु सिंह के बारे में आपको बता ही चुका हूं, तो याद रखिएगा। चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूं दोस्तों। नियुक्ति से संबंधित अच्छे सवाल जो हैं एक बार उन्हें रीड कर लेते हैं। पहला सवाल ये हो गया। ठीक है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अगले निदेशक दोस्तों वही भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का पूछ रहा है दोस्तों, तो डॉक्टर रेणु सिंह को। और पीसीआई का अध्यक्ष किसे बनाया गया? पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष, तो याद रखिएगा विश्वास पटेल जी को। किसे बनाया गया? विश्वास पटेल को बनाया गया। ठीक है, आगे देखिए, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिश्व शर्मा, इन्हें चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे आप ILO कहते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अभी दोस्तों हाल ही में इसका महानिदेशक चुना
गया था, इनका नाम है गिलबर्ट, क्या नाम है, गिलबर्ट होंगबो नाम है, गिलबर्ट होंगबो नाम है, ठीक है। रक्षा मंत्रालय के सलाहकार के रूप में दोस्तों अभी अपॉइंट किया गया विनोद जी खंडारे साहब को। किसे, रक्षा मंत्रालय में सलाहकार इन्हें अपॉइंट किया गया है विनोद जी खंडारे को। वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, ठीक है। हाल ही में फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस में सीईओ किसे अपॉइंट किया गया दोस्तों, तो इनका नाम है प्रशांत झावेरी, क्या नाम है, प्रशांत झावेरी को अपॉइंट किया गया। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में दोस्तों किसे चुना गया, तो अजय भूषण पटवर्धन जी को चुना गया, ठीक है। चार धाम परियोजना के समिति का जो नया अध्यक्ष चुना गया है वो जस्टिस AK सीकरी साहब को चुना गया, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको बोलते हैं दोस्तों, और इसका जो अध्यक्ष चुना गया है ये किसे चुना गया है, ये चुना गया है देवाशीष मित्रा जी को। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले नहीं सॉरी देवाशीष पांडा को चुना गया, देवाशीष मित्रा जी को इसके पहले चुना गया था, आपको याद होगा ICI में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया उसे बोलते हैं, वहां पे देवाशीष मित्रा, मित्र याद रखेगा, इनका नाम देवाशीष पांडा है। इस तरह का कंफ्यूजन हो सकता है कि आपको भी बन जाए, ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों, इसको आप जरूर याद रखेगा, बहुत अच्छा सवाल है। FATF का अध्यक्ष, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे चुना गया दोस्तों, तो यहां चुना गया सिंगापुर के रहने वाले टी राजा कुमार को। किसे चुना गया, टी राजा कुमार को। हाल ही में भारतीय वायुसेना अकादमी का कमांडेंट किसे बनाया गया दोस्तों, तो याद रखेगा B चंद्रशेखर साहब को बनाया गया भारतीय वायुसेना अकादमी का कमांडेंट, ठीक है। तो ये सभी सवाल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल पर। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 20वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है वरुण, जी हां दोस्तों, वरुण अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है, आपको पता होना चाहिए। वरुण अभ्यास भारत करता है दोस्तों किसके साथ, फ्रांस देश के साथ। जी हां दोस्तों, फ्रांस देश के साथ भारत ये वरुण अभ्यास करता है। और ये अभ्यास कहां किया जा रहा है दोस्तों, तो ये अभ्यास किया जा रहा है दोस्तों अरब सागर में। कहां किया जा रहा है, अरब सागर में किया जा रहा है। ये एक तरह का नौसैनिक अभ्यास है, जैसा कि प्रश्न में भी लिखा है, ठीक है। तो याद रखेगा यह एक तरह का नौसैनिक अभ्यास, सब जाहिर सी बात है नौसैनिक अभ्यास, इसमें तमाम INS हो गए, पनडुब्बियां हो गई, ये सब जो है हिस्सा लेंगे। इजराइल की बात करें दोस्तों, तो इजराइल अभी भारत में जो है 150 उत्कृष्ट गांवों का जो है काम कर रहा था, उत्कृष्ट गांव का निर्माण कर रहा था, ठीक है, या उसमें सहयोग कर रहा था। उत्कृष्ट गांव बनाने में भारत का सहयोग कौन कर रहा था, इजराइल कर रहा था, ठीक है। तो ये सारी बातें याद रखिए, आपके लिए अच्छा सवाल होगा। तो वरुण जरूर याद रखेगा दोस्तों, वरुण जो अभ्यास है ये भारत फ्रांस के साथ करता है। और आज से नहीं दोस्तों, ये अभ्यास 1993 से आयोजित किया जा रहा है। हाँ, इसका वरुण नाम कब दिया गया, सवाल ये भी बन सकता है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन बट याद रखिए 2001 में इसका नाम वरुण अभ्यास दिया गया, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, डिफेंस से संबंधित जो सवाल हैं एक बार रीड कर लेते हैं कि कौन कौन से सवाल डिफेंस से संबंधित थे जो हम लोगों ने करंट अफेयर में पढ़ रखे हैं। एक बार पढ़ेंगे तो रिवीजन हो जाएगा फिर से। तो पहला सवाल है कि भारत किस देश के साथ वरुण अभ्यास कर रहा है, तो क्या बताएंगे, बताएंगे फ्रांस के साथ। फ्रांस के राष्ट्रपति दोस्तों इमैनुअल मैक्रोन हैं, जिनके साथ मिलकर के भारत ने क्या शुरू किया था, बताइए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया। जी, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का निर्माण किया गया था, जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर हमारे हरियाणा के गुड़गांव में बना हुआ है, ठीक है। तो ये सारी बातें याद रखिएगा, फ्रांस के राष्ट्रपति के सहयोग से ही उसे तैयार किया गया था। नवंबर 2015 में उसे बनाया गया था। मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने मिलकर के दोस्तों उसे स्थापित किया था, उसे बनाया था, ठीक है। आगे लिखा है नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पांस 2022 का आयोजन कहां पे किया जा रहा है, तो इसका आयोजन किया जा रहा है दोस्तों नॉर्वे में। कहां पे किया जा रहा है, नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी कहां है बताइए, नॉर्वे की राजधानी कहां है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। और जो ऊपर फ्रांस पढ़ रहे थे, फ्रांस की राजधानी पेरिस। आपको पता है अगला जो ओलंपिक होगा वो पेरिस में होने वाला है, मतलब फ्रांस की राजधानी पेरिस में होने वाला है। ओलंपिक कब होगा, 2024 में होगा, याद रखिएगा, ठीक है। करा किस देश को अमेरिका का गैर नाटो प्रमुख सहयोगी देश घोषित किया गया है, गैर नाटो प्रमुख सहयोगी देश घोषित किया गया कतर देश को। जी हां दोस्तों, कतर वही है जहां फीफा वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। कतर की राजधानी दोहा है, याद रखेगा, फीफा वर्ल्ड कप यहां चल रहा है। हाल ही में एक अज्ञात सुपरसोनिक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पाकिस्तान में गिरा है, और पाकिस्तानी एजेंसी का कहना है कि वह जो ऑब्जेक्ट है ये भारत का है, ठीक है, तो ये माना गया है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा, बीच में चर्चा चल रहा था बट भारत ने इससे मना कर दिया है। कह रहा भारत ने किस देश के साथ स्लिनक्स नाम का नौसैनिक अभ्यास कर रहा है। स्लिनक्स नौसैनिक अभ्यास भारत करता है
श्रीलंका के साथ। जबकि याद रखेगा, अगर सवाल पूछे सिम्बेक्स अभ्यास, क्या पूछे, ये देखिए स्लिनेक्स है, सिम्बेक्स है, ठीक है, तो सिम्बेक्स पूछे तब बताएगा दोस्तों। सिम्बेक्स जो अभ्यास है भारत करता है सिंगापुर देश के साथ। बड़ा जो है कंफ्यूजन वाली बात है, लोगों को हो जाती कंफ्यूजन। भारत और अमेरिका की 19वीं सैन्य सहयोग बैठक 2022 का आयोजन कहां पे किया जा रहा है दोस्तों, तो इसका आयोजन किया गया है आगरा में। यह भी आपके लिए बहुत अच्छा सवाल है, याद रखेगा। युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों को वापसी के लिए भारत ने ऑपरेशन गंगा स्टार्ट किया है, ठीक है। भारत किस देश के साथ पूर्व धर्म गार्जियन अभ्यास कर रहा है दोस्तों, तो ये जापान के साथ भारत करता है पूर्व धर्म गार्जियन अभ्यास, ठीक है। करा किस देश में भारतीय वायुसेना एक्स कोबरा वॉरियर 2022 नामक एक बहुराष्ट्र वायु अभ्यास दोस्तों होने जा रहा है, तो इसमें भारत है और यूके देश हिस्सा ले रहा है, यूनाइटेड किंगडम, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। भारत और किस देश ने पूर्वी ब्रिज 6 यानी ईस्टर्न ब्रिज 6 नौसैनिक अभ्यास किया दोस्तों, यह अभ्यास भारत करता है ओमान देश के साथ। किसके साथ, ओमान के साथ, तो इसको भी याद रखेगा। ये सभी आपके नए नए एक्सरसाइज हैं और इस तरह के सवाल भी आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए स्टडी 91 के साथ रहने का एक फायदा ये है कि करंट अफेयर भूलेगा नहीं, करंट अफेयर में सब कुछ आपको याद हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कर हाल ही में किसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में दोस्तों किसे चुना गया, ये आपको बताना है। अगर मैं नीचे की बात करूं दोस्तों, तो होयसल मंदिरों को दोस्तों अभी केवल नामांकन किया गया था, इनका नामांकन किया गया था, मिला नहीं था। रुद्रेश्वर मंदिर दोस्तों इसको 40वें स्थान पर और धौलावीरा को दोस्तों 39वें स्थान पर चुनाव किया गया था। रुद्रेश्वर मंदिर दोस्तों आपके तेलंगाना में स्थित है, तेलंगाना में स्थित है, जबकि आपका धौलावीरा जो है यह हड़प्पा कालीन स्थल है और आपके गुजरात में स्थित है, ठीक है। तो ये सब याद रखेगा, इसको तो मिल चुका है। अभी जो लेटेस्ट शामिल किया गया दोस्तों, वो शामिल किया गया मेघालय में लिविंग रूट ब्रिज को। किसे दोस्तों, मेघालय में दोस्तों लिविंग रूट ब्रिज, इसे शामिल किया गया। आज की नहीं दोस्तों, ये गजब की चीज है, मतलब मैं जब इसके बारे में विस्तार से पढ़ा ना, मेरा दिल गदगद हो गया। उम्मीद है कि मैं जो बातें बताऊंगा आपका भी मन प्रसन्न हो जाएगा। मैंने पढ़ा दोस्तों आज से नहीं, लगभग 500-600 साल से जो यहाँ की स्पेशल जनजातियां हैं, जिसे आप जानते हैं गारो खासी जयंतिया के नाम से, खास करके जो गारो जनजाति है, ठीक है, और खासी जनजाति है, इन जनजातियों के माध्यम से पेड़ों को ट्रेंड किया जाता है। किसको दोस्तों, जो ट्रेनिंग दी जाती है वो किसको दी जाती है, आप कहेंगे सर क्या मजाक कर रहे हैं आप, ठीक है। ये ट्रेनिंग दोस्तों किसको दी जाती है, ट्री को दी जाती है, वृक्षों को ट्रेनिंग दी जाती है और उनके जड़ों से, जी हां दोस्तों, उनके जड़ों से पुल का निर्माण किया जाता है। उनके जड़ों से, किससे दोस्तों, याद रखेगा रूट से, रूट यानी कि जड़ से, उनके जड़ों से दोस्तों पुलों का निर्माण किया जाता है। आप सोच सकते हैं मतलब क्या गजब की टेक्नोलॉजी है, जी हां। तो इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, याद रखेगा। आइए थोड़ी विस्तार से बातचीत करते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, कारण मेघालय के 70 से अधिक गांव में लोगों और प्रकृति के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, वानस्पतिक संबंधों को उजागर करने के लिए जिंकिंग जेरी कहिए या लिविंग रूट ब्रिज कहिए दोस्तों, इसको संयुक्त राष्ट्र ने यानी यूनेस्को ने क्या किया है, अपनी सूची में शामिल कर लिया। देखिए लिख रहा है कि ग्रामीणों ने 10 से 15 वर्षों की अवधि में जल निकायों के दोनों किनारों पर फीकल इलास्टिका यानी पेड़ों को प्रशिक्षित करके जीवित जड़ पुलों को विकसित किया है, जहां जड़ें पुलों का कार्य करती है। जी हां दोस्तों, कर वर्तमान राज्य के 72 गांवों में फैले 100 ज्ञात जीवित रूट ब्रिज है दोस्तों, मतलब 100 से ज्यादा जो है आपको जीवित रूट ब्रिज मिल जाएंगे, जिसमें किसी तरह का नीचे और कोई सपोर्ट नहीं है, जड़ों के माध्यम से दोस्तों पुलों का निर्माण किया गया, ठीक है। तो ये सारी बातें जानिए। लिख रहा है ग्रामीण, खास करके खासी जयंतिया, ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, खासी है और जयंतिया है, ठीक है। यहाँ गारो खासी जयंतिया इसलिए निकलता है क्योंकि ये 3 पहाड़ियां यहाँ पर है, ठीक है। तो लिख रहा है दोस्तों, इन आदिवासी समुदायों ने 600 से अधिक वर्षों से इन पुलों का निर्माण करते आ रहे हैं, उनका रखरखाव करते आ रहे हैं। हाँ, कुछ बातें दोस्तों और आप याद कर लीजिए। 2022 के संदर्भ में यूनेस्को की सूची में अस्थायी जगह पाने वाले कुछ और स्थल है। अच्छा, ये तो अस्थायी में है, 3 और चीजें याद रखिए जो अस्थायी में है, फ्यूचर में वो अस्थायी में हो जाएंगी, तो जरा याद रखिएगा। महाराष्ट्र के कोंकण के क्षेत्र में दोस्तों जियोग्लिम्स है, आंध्र प्रदेश में दोस्तों लेपाक्षी श्री वीरभद्र मंदिर है, और मोनोलिथिक बुल का नाम सुना होगा, नंदी का, ठीक है, बहुत बड़ी नंदी की मूर्ति है, ठीक है। तो इसको भी अस्थायी सूची में जगह दिया गया है। अभी तो कोई खास बात नहीं है, बट जब ये कभी अस्थायी सूची में आएंगे तब एक बार फिर से चर्चा में आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आर्ट एंड कल्चर से जुड़े कुछ अच्छे सवाल हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है।
तो लिख रहा है दोस्तों हाल ही में किसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया दोस्तों, तो लिविंग रूट ब्रिज को या जिंकिंग, आप नाम याद रखें, ठीक है, जिंकिंग जेरी, वो भी याद रखेगा। कह रहा हाल ही में ईशान मंथन नामक 3 दिवसीय उत्तर पूर्व उत्सव का उद्घाटन दोस्तों कहां पे किया गया, तो यह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र आपके दिल्ली में है, वहां पर इसका आयोजन किया गया था। जनजातीय संस्कृति और व्यंजनों की भावना के उत्सव को ध्यान में रखते हुए आदि बाजार दोस्तों कहां पे खोला गया, आदि बाजार दोस्तों आदिवासियों के सामानों के लिए दोस्तों खोला गया कि लोग उनके सामानों को जाने, उनका सामान भी मार्केट में जाए, बिक्री हो, ठीक है। तो ये आदि बाजार दोस्तों खोला गया गुजरात में। गुजरात में कहां पर दोस्तों, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगी है दोस्तों केवड़िया नामक स्थान पे, तो गुजरात में केवड़िया नामक स्थान पे दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये भी अच्छा सवाल है, केवड़िया नामक स्थान पे, ठीक है। आगे कर हाल ही में किस राज्य में भगोरिया महोत्सव मनाया गया दोस्तों, तो भगोरिया महोत्सव मध्य प्रदेश की रहने वाली भील जनजाति, सहरिया, अगरिया, इन जनजातियों के द्वारा मनाई जाती है और यह मध्य प्रदेश में मनाया गया। कह रहा किस मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया गया, इसमें 2 मंत्रालय हैं दोस्तों, एक तो सांस्कृतिक मंत्रालय है और दूसरा कपड़ा मंत्रालय। जी हाँ दोस्तों, कपड़ा मंत्रालय आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा बट याद जरूर रखिएगा, क्योंकि जो अटपटा लगता है वही अक्सर करके आपसे आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। खजुराहो नृत्य महोत्सव दोस्तों कहां मनाया गया, तो खजुराहो का जो मंदिर है ये आपके मध्य प्रदेश में है, तो इसे मध्य प्रदेश में मनाया गया। कह रहा भारत सरकार ने किस राज्य सरकार को मेदाराम जतारा महोत्सव के लिए 2.24 करोड़ रुपए, 2.6 करोड़ रुपए दोस्तों आवंटित किए हैं, तो मेदाराम जतारा महोत्सव ये तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। सवाल ऐसे भी परीक्षा में बनते हैं। हाल ही में मरु महोत्सव या मारू महोत्सव कहां मनाया गया, ये जैसलमेर राजस्थान में मनाया गया। कंछोट उत्सव दोस्तों जम्मू कश्मीर में मनाया जाने वाला एक उत्सव है, कंछोट उत्सव, ठीक है। हाल ही में किस मंदिर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, नामित किया गया, खाली होयसल मंदिर थे दोस्तों दक्षिण भारत के, तो इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। कर हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार, जी हाँ दोस्तों, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो दिया गया दोस्तों, वो दिया गया अभी मीराबाई चानू को। किसे दिया गया दोस्तों, मीराबाई चानू को दिया गया। हाल ही में दोस्तों स्पोर्ट एसेज अवार्ड भी दिया गया था मीराबाई चानू को। कौन सा, स्पोर्ट्समैन एसेज अवार्ड, ठीक है, स्पोर्ट्स एसेज अवार्ड आप लिख लीजिए, ये भी अभी मीराबाई चानू को दिया गया, जिसमें दोस्तों एक पुरुषों में नीरज चोपड़ा को चुना गया था, महिलाओं में मीराबाई चानू को चुना गया था, ठीक है। और झूलन गोस्वामी की बात करें दोस्तों, तो 250 विकेट लेने वाली दोस्तों यह पहली महिला बनी है, 250 विकेट लेने वाली पहली महिला बनी है, याद रखेगा। अवनी लेखारन दोस्तों ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में, याद रखेगा, पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीता था। कितना मेडल जीता था दोस्तों, 2 मेडल जीता था, तो इसको भी याद रखेगा। बाकी पीवी सिंधु ने दोस्तों अभी हाल ही में सैयद मोदी इंटरनेशनल पुरस्कार जीता, सैयद मोदी वाला पुरस्कार जीता, ठीक है, और एक और अवार्ड जीता, ठीक है, वो सिंगापुर में जाकर के, ठीक है। तो सारी चीजें आप याद रखिए, काफी अच्छे सवाल है। यहां पर दोस्तों आप याद रखेगा मीराबाई चानू आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जिसे बीबीसी के द्वारा चुना गया, बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। एक चीज और याद रखिएगा, यहां पे पूछ सकता है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो याद रखिएगा हाल ही में आप लोगों ने नाम सुना था सैफाली वर्मा का। ये वही महिला दोस्तों जो सबसे कम उम्र की लड़की हैं जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों में दोस्तों मैच खेला है, सैफाली वर्मा, उनको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। कहीं पढ़िए, लिखा होगा ये पे, ठीक है, तो याद रखेगा फिलहाल ये यहाँ पे, ठीक है। बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है वो 18 साल की क्रिकेटर हैं सैफाली वर्मा, जिन्होंने हाल ही में न्यूजीलैंड में दोस्तों अभी जो महिला वर्ल्ड कप चल रहा है वहां पर खेला। बट याद रखेगा 2021 में इनको सबसे कम उम्र की महिला के रूप में चुना गया था जो क्रिकेट के सभी प्रारूपों में दोस्तों हिस्सा ली हुई थी, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं दोस्तों वुमेन्स इन न्यूज, कौन कौन सी महिलाएं चर्चा में रही हैं, जरा उन महिलाओं के बारे में आप पढ़ लीजिए। पहला नाम तो ये हो गया दोस्तों, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मीराबाई चानू को दिया गया, जिन्होंने क्या जीता था, रजत पदक जीता था भारोत्तोलन में इस बार के ओलंपिक में, ठीक है। कारण नागालैंड के कोहिमा में आयोजित 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप चल रहा था दोस्तों, और इसमें किसने जीत हासिल किया है, तो भारतीय रेलवे में जो महिला टीम थी उसने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है। भारतीय रेलवे की महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, याद रखेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर में 250 विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला कौन बन गई है, झूलन गोस्वामी, जैसा कि आपको बता ही चुका हूं मैं। मिस वर्ल्ड का खिताब दोस्तों किसने जीता है, इसके पहले मिसेज वर्ल्ड का खिताब आया था, हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो, मिसेज वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है,
साइलिम फोर्ड ने, मिस यूनिवर्स का किताब हरनाथ संधू ने, और मिस यूनिवर्स का किताब मिस वर्ल्ड का किताब कैरोलिना बिलावस्का ने जीता है। किसने? कैरोलिना बिलावस्का। तीनों तीन नाम है दोस्तों, जरूर याद रखिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप में दोस्तों भाग लेने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो मिताली राज, जो कि भारतीय महिला टीम की कप्तान हैं, वो 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली महिला बन गई हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों ये 2 बहनें हैं, एक का नाम है तनिष्का कोटिया, दूसरे का नाम है रिद्धिका कोटिया। इन दोनों को चुना गया, ठीक है। हरियाणा कैडर की किस आईपीएस अधिकारी को गुड़गांव में पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में दोस्तों अपॉइंट किया गया है? तो याद रखिएगा, इनका नाम है कला रामचंद्रन। क्या नाम है? कला रामचंद्रन, ठीक है। कला जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू में पहली महिला कुलपति अभी बनाया गया दोस्तों, जो कि महाराष्ट्र के सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय से चलकर आई हुई दोस्तों, और यहां कुलपति बनाया गया इनको। इनका नाम है क्या नाम है? शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। थोड़ा लंबा नाम है, याद रखिएगा, शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित नाम है, ध्यान दीजिएगा। मिसेज अवार्ड वाला सवाल आ गया। मिसेज अवार्ड प्रतियोगिता में अच्छा सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक पुरस्कार भी एक बटा था, जो कि एक भारतीय ने जीता था, नवदीप कौर इनका नाम है, ठीक है। और मिसेज अवार्ड वाला किताब किसने जीता था? साइलिम फोर्ड ने जीता था, वो भी नाम नीचे दिया गया है, तो इसे भी याद रखिएगा। ये हाल फिलहाल में चर्चित महिलाएं थीं, कम से कम इतनी बातें तो आपको याद होनी ही चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए अगले सवाल से पहले दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि जो हमारा बेस्ट सेलिंग कोर्स चल रहा है वो चल रहा है दोस्तों हिंदी इंडिविजुअल का बैच। तो आ जाइए, इसी अप्रैल से दोस्तों ये बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर प्राइस बहुत ज्यादा है। देखिए प्राइस तो तब मैटर करता है जब क्लास अच्छी हो, ठीक है, या क्लास न अच्छी हो, तब प्राइस मैटर करता है। यहाँ क्वालिटी कंटेंट की बात की जा रही है, और हिंदी में कह रहा हूं, इस बैच को पढ़ने के बाद आप कभी दोबारा जीवन में हिंदी कहीं नहीं पढ़ने जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी तैयारी इतनी अच्छे तरीके से हो जाएगी कि हो ना हो कि इस बैच को पढ़ने के बाद कई लोग खुद टीचर बन जाएं, ठीक है, कि हाँ सर अब तो आपने इतना पढ़ा दिया कि अब हम कहीं जाके बढ़िया से पढ़ के हम टीचिंग भी कर सकते हैं, और शायद ही कोई व्यक्ति हमें परास्त कर पाए। ये हालात हैं दोस्तों इस बैच के। तो आप इसके प्राइस पर मत जाइए यार। 2000 मतलब सोच लीजिए 10 रुपए लेक्चर भी हमको नहीं मिलने वाला। 10 रुपए लेक्चर का प्राइस भी मैंने यहाँ नहीं रखा है, और उसके बाद भी बच्चे इतना परेशान है। 10 रुपए लेक्चर, जी हाँ, अगर मैं सारे गवर्नमेंट का टैक्स वगैरह काट दूं ना, तो मुझे लगता है मुझे 5 रुपए लेक्चर भी नहीं मिलने वाले इस लेक्चर बैच से, ठीक है। उसके बाद भी जब कोई बच्चा कहता है कि नहीं सर बहुत महंगा कोर्स है, तो समझ में नहीं आता कि यार आपको क्वालिटी चाहिए या आप समझौता किस चीज से कर रहे हो, किस चीज से समझौता कर रहे हो। क्योंकि देखिए ऑनलाइन स्टडी है, सारी चीजें हैं, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वेबसाइट एप्लीकेशन, उसके खर्चे फिक्स है, हम टाल नहीं सकते। अगर हमें ऐसे कहीं पार्क होता और जाके बैठ के पढ़ाना होता तो शायद नितिन सर एक बैच आपको फ्री में पढ़ाते थे कि आज ये फला पार्क में बैठते हैं, 1 घंटा हम लोग चर्चा करते हैं बढ़िया से। हाँ ऐसा हो सकता है, बट यार वहां पे तुम अपने आप को फ्री में ला सकते हैं, लेकिन यहाँ इस स्टेज पे तो आने के बाद चीजें फ्री तो नहीं हो सकती ना। तो आइए आप इस बैच को ज्वाइन करिए। इसके अलावा जो हमारे स्पेशल बैच चल रहे हैं दोस्तों, देखिए आपकी लेखपाल की परीक्षा नजदीक आ गई। मुझे नहीं पता कि आप तैयारी में क्यों नहीं जुड़ रहे हो, लेकिन जुड़ो जल्दी से, ठीक है। लेखपाल परीक्षा चल रही है, वीडियो परीक्षा चल रही है, सुपर टेट तो हमारे यहाँ का स्पेशल बैच है। सुपर टेट और यूपी टेट जो है हमारे यहाँ का मतलब बेहतरीन बैच है, जितना आप कह लो, ठीक है, एकदम शानदार सा बैच है। और देखिए मेरे पास अभी वीडियो वाली एक किताब आ चुकी है दोस्तों, वीडियो की किताब आ चुकी है, ठीक है, वीडियो की एक किताब आ चुकी है। जो फ्री वाली किताब अभी मेरे पास तो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। कुछ देर में दोस्तों वो भी किताब आ जाएगी, कोई घबराने की बात नहीं है। तो इस किताब पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ साफ तौर पर कि इसी के साथ एक किताब आपको फ्री में भी दिया जा रहा है। जी हाँ, ये किताब देखिए फ्री में इसके साथ है, वो निःशुल्क है, वो बेचने के लिए नहीं दोस्तों किताबें। तो बहुत ही मेहनत से, बहुत तरीके से दोस्तों ये किताबें लिखी गई हैं। आइए आप एक बार देखिए तो आपको खुद ही लगेगा कि वाकई बहुत ही शानदार सी चीजें हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आ जाइए हम लोग आगे बातचीत करते हैं। अगला है कि हाल ही में चर्चा में रहा श्रिंकफ्लेक्शन क्या है। श्रिंकफ्लेक्शन थोड़ा सा वर्तनी शुद्धि कर लीजिए, ठीक है। श्रिंकफ्लेक्शन ऐसे लिखा जाएगा, श्रिंकफ्लेक्शन, ठीक है। श्रिंकफ्लेक्शन ध्यान दीजिएगा, श्रिंकफ्लेक्शन, ठीक है, फ्लेक्शन तो याद रखिएगा, श्रिंकफ्लेशन बोलिए, फ्लेशन, ठीक है। श्रिंकफ्लेशन याद रखिए ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, श्री चेंज कर दीजिएगा। अच्छा श्रिंकफ्लेशन है क्या, ये बड़ी बात है। लिख रहा है छिपी हुई मुद्रास्फीति का कोई रूप है, या फिर रूस का यूक्रेन पर साम्राज्य विस्तार की नीति है, या राष्ट्रवाद के साथ साम्राज्यवाद है, या एक शक्तिशाली देश द्वारा कमजोर देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना, ये श्रिंकफ्लेशन कहलाता है। क्या है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, श्रिंकफ्लेशन एक छिपी हुई मुद्रास्फीति का रूप है। कैसा दोस्तों, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। दोस्तों अगर मैं बात कर दूं कि मान लीजिए एक शैम्पू की बोतल थी, ठीक है, एक शैम्पू की बोतल थी, ठीक है,
ठीक है, ये शैम्पू की बोतल थी और इस शैम्पू के बोतल का दाम था दोस्तों 400 रुपये। कितना था? 400 रुपये इसका दाम है। 400 रुपये में दोस्तों इस बोतल का 500 ग्राम आपको दिया जा रहा था। कितना दोस्तों? 500 ग्राम दिया जा रहा था। अब देखिए स्ट्रिंग फ्रैक्शन होता क्या है, बोतल इतनी बड़ी रहेगी, बोतल एकदम सेम टू सेम रहेगी, याद रखेगा बोतल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, बोतल में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा, बोतल वैसे ही रहेगी। मान लीजिए सेम टू सेम बोतल है, ठीक है, बोतल सेम रहेगी, याद रखेगा ये सेम है दोनों बोतल। साइज की बात करो मैं, साइज, ठीक है, मैं सेम साइज की बात कर रहा हूं, साइज क्या रहेगी दोस्तों? सेम रहेगी, बट याद रखेगा साइज सेम रहेगी, प्राइस भी सेम रहेगी। जी हां दोस्तों, जो प्राइस रहेगा दोस्तों वो प्राइस भी सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन याद रखेगा ये जो क्वांटिटी है दोस्तों, ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी क्या कर दी जाएगी? डिक्रीज कर दी जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। क्वांटिटी क्या हो जाएगी? इस 500 ग्राम की जगह पे दोस्तों अब आपको 400 ग्राम ही दिया जाएगा। बोतल उतना बड़ा रहेगा, पैकेजिंग उतनी बड़ी रहेगी, प्राइस भी उतना रहेगा, ताकि किसी को कोई फर्क ना पड़े कि हाँ यार शैम्पू 400 का था और अब जो है शैम्पू का दाम बढ़ गया। नहीं, शैम्पू का दाम उतना ही है, बस क्या कर देना है, प्राइस दोस्तों क्या कर देना है, सेम रख करके जो क्वालिटी है वो डाउन कर देना है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? श्रिंकफ्लेक्शन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? श्रिंकफ्लेक्शन। आपने कई बार देखा होगा कि आप साबुन खरीदने जाते हैं, साबुन के डब्बे बड़े होते हैं और उसके अंदर से जो साबुन निकलता है छोटा सा निकलता है, ठीक है, छोटा सा, ठीक है, कि डब्बा आपको बड़ा दिखाई जाएगा, हाँ यार इतना बड़ा साबुन है, अंदर जाने के बाद आपको छोटा सा दिखाई देगा, ठीक है। तो क्वांटिटी दोस्तों वहां पे कम कर दी जा रही है और आज शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसे काम किए जा रहे हैं। कुछ ऐसे चैनल वाले, मुझे नहीं समझ में आता, उनके यहाँ बैच चलता है 499 में, 599 में, 699 में, मुझे नहीं समझ आता कि वो कैसे, मतलब क्या क्वालिटी देते होंगे, जो खर्चे हैं वो निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, या फिर अंधाधुंध केवल बच्चों को ज्वाइन करने उनका काम है, ठीक है, सिर्फ एडमिशन हमको मिल जाए, यानी क्या करना है उनको, प्राइस न्यूनतम दिखाना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग भागकर हमारे पास आए, ढेर सारे लोग आ जाएं, फिर क्वालिटी हो चाहे ना हो। यही रीजन है दोस्तों कि स्टडी 91 इस चीज पे काम नहीं करता है। स्टडी 91 अपने क्वालिटी को बनाए रखता है, जरूरत पड़ता है तो हम अपने प्राइस को इंक्रीज करते हैं, लेकिन हम अपने क्वालिटी को नहीं गिरने देते, ठीक है। कोई सवाल नहीं, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों, यही सारी बातें देखिए यहां पर लिखी गई हैं, आप चाहें तो इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ अच्छे सवाल देख लेते हैं। पहला, हाल ही में चर्चा में रहा श्रिंकफ्लेक्शन क्या दोस्तों? श्रिंकफ्लेक्शन दोस्तों ये छिपी हुई क्या है? मुद्रास्फीति का एक रूप है, आप कह सकते हैं। कर भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना कहां की जा रही है? तो इसकी स्थापना मैसूर में की जा रही है। कहां पर? मैसूर में, ठीक है। करा भारतीय ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, जिसे बीबीएनएल के नाम से जानते हैं, तो बीबीएनएल को मर्ज किया जा रहा है बीएसएनएल में, ठीक है, बीबीएनएल को मर्ज किया जा रहा है कहां पर? बीएसएनएल में। तो भी याद रखेगा। करा किस राज्य सरकार ने बच्चों के लिए बाल बजट पेश किया? तो पहली बार दोस्तों एमपी सरकार की तरफ से यह बाल बजट पेश किया गया। यूपीआई के माध्यम से सार्वजनिक ऋण निवेश की सीमा को सेबी ने बढ़ा दिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने बढ़ाकर 5 लाख कर दिया। पहले कितना था? पहले सिर्फ 2 लाख रुपए तक का निवेश यूपीआई के माध्यम से कर सकते थे, अब 5 लाख रुपए तक का निवेश किया जा सकता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, बता दूं आपको शॉर्टकट में कि सीएसओ प्लस एनएसएसओ को, एनएसएसओ को मिलाकर के दोस्तों एक कर दिया गया और एक बनाया गया, एनएसओ बनाया गया, ठीक है। यह भी याद रखेगा, अच्छा सवाल है। करा भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश नेपाल बना है, जो यूपीआई प्रणाली को अपना रहा है हमारे, ठीक है। हाल ही में पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का यह हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जारी किया गया। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में दोस्तों सऊदी अरब दोस्तों यह शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, याद रखेगा। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक दोस्तों 2030 तक भारत में अक्षय ऊर्जा पर जोर देने के बावजूद भी 1.3 बिलियन से 1.5 बिलियन तक कोयले की डिमांड अभी बनी रहेगी, ऐसा एक रिपोर्ट में कहा गया, ठीक है। चलिए आज अगले सवाल पर। करा केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा क्या होता है दोस्तों? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ठीक है। तो दोस्तों अभी क्या किया गया कि मनरेगा में क्या कर दिया गया? वृद्धि किया गया, ठीक है। 2-3 ऐसे राज्य थे जिन्होंने वृद्धि नहीं किया, बाकी सभी ने मनरेगा में जो मजदूरी मिलती थी, ठीक है, मजदूरी मिलती थी, उस मजदूरी की दर को बढ़ा दिया। तो यहां सवाल है कि सबसे ज्यादा मजदूरी दर किसने बढ़ाया? सबसे ज्यादा, तो लगभग 7%, याद रखेगा, लगभग 7.14% दोस्तों ये मजदूरी दर सर्वाधिक वृद्धि किया गया दोस्तों गोवा राज्य सरकार के द्वारा। अभी हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में पुनः
प्रमोद सावंत जी को चुना गया है, आपको याद होगा। तो याद रखें दोस्तों, यहाँ गोवा हो जाएगा। बाकी अगर मैं उत्तर प्रदेश, पंजाब वगैरह की बात करूं तो यहाँ की वृद्धि दर दोस्तों 4 से 5% ही है, याद रखेगा। यहाँ सर्वाधिक वृद्धि दर की बात हो रही है, तो याद रखेगा गोवा ऐसा राज्य है जिसने मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों के लिए सबसे ज्यादा जो है मजदूरी वृद्धि दर रिकॉर्ड किया है, ये आप याद रखेगा, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे राज्य हैं दोस्तों जैसे मिजोरम है, मणिपुर है, त्रिपुरा, ये 3 पूर्वोत्तर के ऐसे राज्य हैं जहां पर किसी तरह की कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई। बाकी अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग बताया गया था कि गोवा ने सबसे अधिक 7.14 वृद्धि किया है, सबसे ज्यादा, ठीक है। 315 रुपए प्रतिदिन मजदूरी तय की गई है और 2021-22 के लिए 294 रुपए प्रतिदिन थी। पहले 294 थी, अब 315 रुपए मजदूरी वहां पर दिया जाएगा, यह भी याद रखेगा। और कई सारे ऐसे भी राज्य हैं दोस्तों जहां पर कम हुआ, 4-5% से भी कम है, जैसे 3%, 2 से 3% की वृद्धि, ये तमिलनाडु, असम, पुदुचेरी। तो इतनी चीजें आपको नहीं ध्यान देना है, आपको जो काम की बातें हैं सिर्फ वही आप ध्यान दीजिए कि सबसे ज्यादा जो मजदूरी दर है वो किसने दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कृषि से संबंधित कुछ अच्छे सवाल पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए। पहला सवाल ये है कि मनरेगा के मजदूरों की सबसे ज्यादा मजदूरी दर किसने बढ़ाया, तो गोवा ने बढ़ाया है, ठीक है, याद रखेगा। करा हाल ही में चर्चा में बैगनी क्रांति का संबंध किससे दोस्तों, तो आपने लेवेंडर की खेती का नाम सुना होगा दोस्तों, लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देना। अच्छा, इस लेवेंडर की खेती से दोस्तों सुगंधित चीजें बनाई जाती हैं, याद रखेगा, और लेवेंडर की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है यहाँ पर, उसके लिए बैगनी क्रांति लाई गई है, ठीक है। करा प्रधानमंत्री मोदी जी ने 550 टन क्षमता के गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन कहां पे किया, तो इस संयंत्र का उद्घाटन किया गया है कहां पर, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहां पर, तो दोस्तों इंदौर, याद रखेगा, इंदौर में किया गया, मोदी जी ने वर्चुअली इसका उद्घाटन किया, ठीक है। कह रहा केंद्र सरकार ने कब तक कृषि क्षेत्र में डीजल की अक्षय ऊर्जा से बदलने का दोस्तों लक्ष्य रखा है, तो केवल 2024 की कृषि क्षेत्र में जितने भी पंप वगैरह चलते हैं, ट्यूबवेल वगैरह ऑपरेट होते हैं, ये सारा चेंज कर दिया जाएगा और 2024 तक अक्षय ऊर्जा से जोड़ दिया जाएगा सबको, ये सरकार का लक्ष्य है। कह रहा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम, ये नाबार्ड के द्वारा चलाया गया, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक इसे कहते हैं दोस्तों, याद रखेगा, नाबार्ड के द्वारा ये जीवा कार्यक्रम चलाया गया। छोटे किसानों की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है, तो फाओ के साथ समझौता किया उड़ीसा राज्य सरकार ने, ठीक है। उड़ीसा, नवीन पटनायक दोस्तों यहाँ मुख्यमंत्री हैं और भुवनेश्वर यहाँ की क्या है, राजधानी है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी, क्या दोस्तों, यह कृषि सिंचाई से संबंधित दोस्तों एक पद्धति है, जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी। नरेंद्र सिंह तोमर दो की कृषि कल्याण मंत्री हैं, ये दूसरे सबसे बड़े रिफर्बिश्ड जीन बैंक का उद्घाटन इन्होंने कहां पे किया, तो इसका उद्घाटन इन्होंने किया नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अगर की व्यावसायिक खेती की जा रही दोस्तों, तो अगर की खेती की जा रही है किस राज्य सरकार के द्वारा, ये त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जबकि कयर उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है कोंकण गोवा क्षेत्र में। जी हां दोस्तों, कयर उद्योग नारियल से दोस्तों रस्सी बनाई जा रही है और ये अगर उद्योग है, ये अलग है, त्रिपुरा से संबंधित है। हाल ही में किसानों के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, तो एक प्लेटफॉर्म आया था दोस्तों किसान सारथी, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म आया था किसान सारथी, उसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने ग्राम पंचायतों में जाति पूर्वाग्रह के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के रूप में विनय समरस योजना की घोषणा किया है। जी हां दोस्तों, विनय समरस योजना की घोषणा किया। पहले तो मैं इस सवाल को पढ़ा, जल्दी जल्दी में पढ़ता चला गया, उतना अच्छा नहीं लगा। फिर लास्ट में जब मैं 10 सवाल ढूंढते ढूंढते जब मुझे सवाल नहीं मिल रहे थे, तो मैंने कहा अच्छा एक बार और इस सवाल को पढ़ता हूं, और दोबारा इस सवाल को पढ़ा, फिर उतना मजा नहीं आया। फिर पता नहीं क्यों, मतलब पूरे दिन में 3-4 बार मेरी नजर अचानक से इस सवाल पर गई, इस सवाल पे जो मैं लिखा हूं, ये जो मेरे साथ घटना घटी थी मैं वो बता रहा हूं, ठीक है। तो फिर मैंने जो इसके बारे में पता नहीं क्यों बार बार होता ना कि कुछ आ रहा दिमाग में, यार ये वाला सवाल मैंने छोड़ दिया, पढ़ा दूं क्या, नहीं मत पढ़ाओ, पढ़ा दूं क्या, नहीं मत पढ़ाओ, पढ़ा दूं क्या, नहीं मत, बार बार चल रहा था। तो फिर मैं इस सवाल के अंदर गया थोड़ा सा, जब थोड़ा सा अंदर गया तो इस सवाल में ऐसी बातों को पता चला जिसे सुन करके आज आप अपने दांतों तले अंगुलियां दबा लेंगे। यह घटना है दोस्तों कर्नाटक राज्य का, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम है बसवराज बोम्मई, राज्यपाल है वहां पर थावरचंद गहलोत, राजधानी है बेंगलोर। कितनी बड़ी राजधानी बताइए, हाईटेक सिटी के रूप में जाना जाता है, और वैसे भी कर्नाटक बहुत ज्यादा विकसित क्षेत्र है, उसके बावजूद भी यहाँ के हालात ऐसे थे, ऐसे ही नाम इसका विनय ही पड़ा है। विनय नाम का एक 3 साल का बच्चा था, ये विनय नाम का 3 साल का बच्चा था। एक दिन बारिश हो रही थी, कोई कहानी सुना रहा हूं, सुनो, कहानी ओरिजिनल वाली कहानी है, घटना वाली नहीं है, ठीक है, याद रखेगा, काल्पनिक नहीं है। एक दिन बारिश हो रहा था और इस 3 साल के बच्चे ने एक मंदिर में दोस्तों जाके शरण ले लिया,
पानी से बचने के लिए, बारिश हो रही थी, ठीक है, बारिश हो रही थी और बारिश से बचने के लिए इस मंदिर में शरण ले लिया, ठीक है। और ये बच्चा जो दोस्तों ये कह सकते हैं कि निम्न कुल का बच्चा था सर। वो आप हिस्ट्री में ले जाने का, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सर वो शूद्र था, हाँ शूद्र था वो। तो हमें आज़ादी के 75 वर्ष बीत गए, भारत सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही और आज हालात हैं कि इस बच्चे के ऊपर बताइए 25 मतलब बच्चे के ऊपर और इसके परिवार के ऊपर 25,000 का जुर्माना लगाया गया। क्यों? क्योंकि मंदिर में प्रवेश कर गए, मंदिर अशुद्ध हो गया। सर क्या तमाशा चल रहा है जी, बताइए। अरे तमाशा ही चल रहा है, देश में चल रहा है भाई, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो 25,000 का दोस्तों यहां जुर्माना लगाया गया। उनकी जमीनें, उनके घर, उनके खेती के जो स्थान थे सब जब्त कर लिए गए, उनको बहिष्कृत कर दिया गया, निकाल दिया गया गांव से। किसको? विनय को और विनय के परिवार वालों को, मतलब अलग अलग तरीके से प्रताड़ित किया गया, मारा गया, पीटा गया, लेकिन कोई वहां सुनने वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि ग्राम पंचायत ने फैसला किया था जुर्माना लगाने का, किसी एक व्यक्ति का फैसला थोड़े था, पूरी ग्राम पंचायत ने फैसला किया था कि इसके ऊपर जुर्माना लगाया जाए। ये गरीब परिवार ऐसे ही तहस नहस हो गया। बाद में और चीज़ें आई और जब सरकार इस मामले को संज्ञान मिली, तब जो है सारी चीज़ें सही कराई गई और एक योजना लाया गया, विनय समरस योजना, ताकि लोगों को ग्राम पंचायतों में जो जाति पूर्वाग्रह है उसके खिलाफ जो है जन जागरूकता अभियान एक चलाया जाए कि भाई आप किस दुनिया में जी रहे हो, निकलिए उससे बाहर, देखिए दुनिया कहाँ जा रही है, मानवता समाप्त हो रही लोगों की। तो ये कर्नाटक का मामला दोस्तों, याद रखेगा। अच्छा लगा सुन के ना, पीडीएफ डाउनलोड करिए और इसको पढ़िए, पीडीएफ डाउनलोड करिए, इसको पढ़िए, बहुत मजा आएगा इन चीजों को पढ़ करके, ठीक है। बड़े मेहनत से चीजें तैयार की गई हैं, आप देखिए। चलिए योजनाओं वाली बात एक बार फिर से कर लेते हैं। ये विनय समरस योजना मुझे नहीं लगता कि अब किसी बच्चे को भूलेगा। कर्नाटक राज्य में दोस्तों इसे स्टार्ट किया गया, ठीक है। हाल ही में कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण 50,000 जो देने की बात आई है वो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लाया गया। और ई ऑटो पंजीकरण के लिए दोस्तों नया माई ऑटो पोर्टल दोस्तों दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है। चाय श्रमिकों के लिए दोस्तों मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना, ये जो है योजना त्रिपुरा सरकार की तरफ से लाया गया। असम मत बोलिएगा गलती से, फिर बता रहा हूं, ठीक है। वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड जो जरूरत पड़ने पर बिजली निर्माण, ये वाला ग्रिड जो है दोस्तों ये मानेसर हरियाणा में लगाया गया, ठीक है। सुषमा स्वराज के नाम पर दोस्तों एक पुरस्कार की घोषणा किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ वाली योजना है। महिलाओं के लिए समर्थ योजना एमएसएमई मंत्रालय से आई गई है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, याद रखेगा। अमा योजना बहिनी योजना सिक्किम राज्य सरकार की योजना है। और सागर परिक्रमा ये पुरुषोत्तम रूपाला जी के देन है, तो याद रखेगा ये गुजरात से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो आपके योजनाओं से संबंधित सवाल है जो आपने पढ़ रखे हैं, तो मैंने कहा एक बार रीड कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म ये किसने लॉन्च किया? लिख रहा नीति आयोग ने। नीति आयोग की स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 2015 को हुआ था, याद रखेगा 1 जनवरी 2015 को हुआ था, बट इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसरो ने किया क्या? नहीं, इसरो ने भी नहीं किया, दिल्ली सरकार ने भी नहीं किया दोस्तों। इसे लाया है माइक्रोसॉफ्ट ने। जी हाँ दोस्तों, $3 लाख का दोस्तों लोन देने की व्यवस्था यहाँ पर, $3 लाख का। जी हाँ दोस्तों, $3 लाख का जो स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म में दोस्तों निवेश करने की योजना है। और जो इसके लिए इच्छुक होगा उसको चुना जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ठीक है। यहाँ बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। सत्यम नडेला का नाम सुना होगा दोस्तों, वो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, वो भी इसमें है, ठीक है। चलिए साइंस से जुड़े हुए कुछ, साइंस का इनोवेशन से जुड़ा हुआ सवाल है, बट चलिए साइंस से जुड़े हुए सवाल देख लेते हैं, ठीक है। हाल ही में स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया। उत्कृष्ट परिणामों का प्रदर्शन करने वाले नैदानिक परीक्षणों को पूरा होने के साथ कोविड-19 इलाज के लिए पहली स्वदेशी दवा का नाम बताइए। तो पहली स्वदेशी दवा का नाम है दोस्तों विनकोव-19। क्या नाम है? विनकोव-19 नाम है दोस्तों, ठीक है, याद रखेगा, ठीक है। सीडैक ने आईआईटी रुड़की में किस सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया? इस सुपर कंप्यूटर का नाम है परम गंगा। इसी तरह से एक ऑपरेशन गंगा चला था जो यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था, और इस सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम गंगा है, ठीक है। किस आईआईटी शोधकर्ताओं ने एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स बनाया है? तो ये कानपुर के शोधकर्ताओं ने बनाया है। किस देश ने पैलेडियम के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं? तो पैलेडियम 2 ही जगह सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है, एक तो रूस में जो कि थोड़ा कम हो गया उत्पादन क्योंकि अभी यूक्रेन के साथ लड़ाई में वो बिजी है, दूसरा है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, वो भी याद रखेगा। इंग्लैंड के पूर्वी मिडलैंड में जुरासिक काल के 18 करोड़ साल पुराना समुद्री ड्रैगन का जीवाश्म मिला है। ये किस काल का है दोस्तों? जिसको इच्चियोसेर काल से जोड़ा जा रहा है, ठीक है। हाल ही में आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट का पता लगाने के लिए किस किट को मंजूरी दिया है? तो इस किट का नाम है ओमीश्योर। क्या नाम है? ओमीश्योर नाम है।
फ्रोजन टार्डिग्रेड्स का नाम सुना होगा दोस्तों, ये जल में पाए जाने वाले अति सूक्ष्म जीव हैं, इनको भी याद रखेगा। खबरों में रहा साइके मिशन क्या है दोस्तों, क्षुद्र ग्रह है साइके, ठीक है, जो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रहों की पट्टी, उसमें एक क्षुद्र ग्रह है जिसका नाम है साइके, उस पर बहुत सारी धातुएं हैं, तो धातुओं का खनन करने के लिए दोस्तों एक नासा के द्वारा मिशन चलाया जा रहा है, साइके मिशन, ठीक है। हाल ही में किसके द्वारा 90 मिनट में ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए दोस्तों एक किट विकसित किया गया, तो आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने यह किट विकसित किया है, इसे भी देखिएगा ध्यान से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के शीर्षक डिजिटल एक्सलेरेशन 2.0 के अनुसार भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में दोस्तों किसे चुना गया है, तो लगातार 5वीं बार, जी हां दोस्तों 5वीं बार दोस्तों सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी चुने गए कौन, याद रखेगा विराट कोहली, जी हां दोस्तों विराट कोहली। याद रखेगा आलिया भट्ट ये पहली महिला है जो इस कैटेगरी में आ पाई इतनी ऊपर तक, इनका स्थान फिलहाल तो चौथा है, 4th रैंक पे हैं, लेकिन महिलाओं के केस में दोस्तों ये पहले नंबर पे, ठीक है। तो याद रखेगा यहाँ पहला स्थान है विराट कोहली का, दूसरा स्थान जो दिया गया दोस्तों याद रखेगा वो दिया गया रणवीर सिंह को, तीसरा स्थान दिया गया अक्षय कुमार को, चौथा आलिया भट्ट को, पांचवां धोनी को, छठा अमिताभ बच्चन को, सातवां दीपिका पादुकोण को, आठवां सलमान खान को, नौवां आयुष्मान खुराना को और 10वां ऋतिक रोशन को। ये सबकी जो नेटवर्थ है दोस्तों, ब्रांड वैल्यू है, वो ब्रांड वैल्यू भी यहां दी गई है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पर्सन से जुड़े कुछ अच्छे सवाल हम लोग देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला ही दोस्तों सेलिब्रिटी के रूप में अभी विराट कोहली को चुना गया, लिख रहा डेटा एनालिटिक्स कंपनी YouGov द्वारा किए गए सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के सबसे 20 प्रशंसित पुरुषों की सूची में किस स्थान पर हैं, तो 8वें स्थान पे, ठीक है, सबसे प्रशंसित सूची में, ठीक है, 8वें स्थान पे चल रहे हैं। हाल ही में वर्ष 2021 में वैश्विक शांति के प्रतीक महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई, तो 2021 में 152वीं जयंती मनाई गई थी और इस बार 153वीं जयंती मनाई जाएगी। इनका जन्म कब हुआ था, 1869 में, कब हुआ था, 1869 में हुआ था, आप यहीं से जोड़ लीजिए, ठीक है। टाइम्स 100 में सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किसे शामिल किया गया, तो ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की सीएम हैं, उन्हें शामिल किया गया। हाल ही में रानी रामपाल जो कि हॉकी टीम की कप्तान, अभी तो चोटिल हो जाने की वजह से दोस्तों कुछ समय के लिए उनको इस पद से हटा दिया गया है, सविता पुनिया नई कप्तान के रूप में चुनी गई हैं। फिलहाल याद रखें रानी रामपाल और स्मृति मंधाना को अभी दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था इक्विटास बैंक के द्वारा। राजनाथ सिंह ने आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे का नाम बदलकर दोस्तों नीरज चोपड़ा के नाम पर रख दिया गया, तो ये भी याद रखेगा। और एक इसी तरह से सैनिक विश्वविद्यालय का नाम दोस्तों सैनिक विद्यालय था, विश्वविद्यालय सैनिक विद्यालय एक उत्तर प्रदेश में मैनपुरी में है, योगी आदित्यनाथ जी ने उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, बिपिन रावत जी का नाम उसमें जोड़ दिया, बिपिन रावत जी के नाम से रख दिया गया। करा किसने ये खोजा था कि मादा मच्छर मनुष्यों के बीच मलेरिया फैलाता है, तो ये खोजा गया था सर रोनाल्ड रॉस के द्वारा। केरल एडवेंचर टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया था, ये बनाया गया था दोस्तों, हॉकी प्लेयर हैं ये, ठीक है। नाम इनका क्या दोस्तों, याद रखेगा इनका नाम है PR श्रीजेश, ठीक है। नीरज चोपड़ा के सम्मान में किस दिन को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो 7 अगस्त के दिन दोस्तों इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण मेडल जीता था सर, ठीक है, और उसी दिन को दोस्तों भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। करा AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में नंगोम बाला देवी को चुना गया था, और कांस 2021 सर्वश्रेष्ठ चलचित्र डॉक्यूमेंट्री पुरस्कार में पहली बार किसी महिला को चुना गया था, पायल कपाड़िया इनका नाम है, इनका चुनाव किया गया था, ठीक है। तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल हैं। वीडियो परीक्षा के लिए दोस्तों नई बैच भी चल रही है, और अब तो वीडियो के लिए किताबें भी आ चुकी हैं। इस किताब को परचेज कीजिए दोस्तों, इस किताब में वो सब है जो आपकी जरूरत की है। प्लस इस किताब में सबसे बड़ी बात है दोस्तों, बाई 1 गेट 1 का एक ऑफर है, ठीक है। इस किताब पर एक किताब आपको फ्री भी दी जा रही है। देखिए किताब तो ये है आपकी, और एक किताब इस पर मॉडल टेस्ट पेपर की किताब दोस्तों अलग से दी जा रही है, जो कि आपके लिए निःशुल्क है, उसका कोई चार्ज नहीं है, तो उसको भी आप देखिएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही शानदार सी बुक है, आप परचेज करेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई सर इसके माध्यम से हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो पाई है। तो लेखपाल परीक्षा के लिए और वीडियो परीक्षा के लिए, दोनों परीक्षाओं के लिए दोस्तों किताबें आ चुकी मार्केट में, आप आइए परचेज कीजिए। आगे हम लोग सुपर टेट की परीक्षा पे काम कर रहे हैं, इसी अप्रैल महीने में दोस्तों सुपर टेट परीक्षा की पूरी सीरीज लॉन्च कर दी जाएगी। उसमें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बाल विकास, शिक्षण कौशल, बाकी मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, आपका सामाजिक विज्ञान हो गया, सामाजिक अध्ययन हो गया, ये सारी चीजें, पर्यावरण विज्ञान हो गया, ये सब कुछ वहां पे रहेगा दोस्तों, सब कुछ मिलाकर दोस्तों ये लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, अगर आपको किताब परचेज करना है तो आप ऑनलाइन परचेज कर लीजिए, या इस नंबर पर कॉल करके पता भी कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।